ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का और इसमें आप यूनिट नंबर लगाओ 3। यूनिट 3 लगाओ और यूनिट नंबर 3 में आप चैप्टर लगाओ। चैप्टर है अनंत स्पर्शी। ये चैप्टर का नाम है अनंत स्पर्शी। चैप्टर का नाम लगा लो अनंत स्पर्शी। देखो, सबसे पहले अनंत स्पर्शी होती क्या चीज़ है ये हम समझते हैं। अनंत स्पर्शी का मतलब होता है एक सीधी लाइन होती है। क्या होती है? एक सीधी लाइन होती है। और इस सीधी लाइन किस प्रकार की होती है? ध्यान से देखना। ये क्या है? कोई एक आपको वक्र नज़र आ रहा है और इस वक्र का ये क्या है? कोई मूल बिंदु है। मूल बिंदु से ध्यान से देखना, मूल बिंदु से कोई निश्चित दूरी पर यहाँ से क्या जा रही है? कोई एक सीधी रेखा जा रही है। जो रेखा क्या कर रही है? इस वक्र के अनंत पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? अनंत पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। मतलब यहाँ पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है और स्पर्श कर रही है। और ये मूल बिंदु से क्या हो? एक निश्चित दूरी पर हो। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी। मतलब अनंत पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी बोलते हैं। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास क्या है? कोई एक इस प्रकार का क्या है? कोई वक्र है और इस वक्र का मूल बिंदु O है और एक इस प्रकार से क्या जा रही है? कोई रेखा जा रही है और ये रेखा क्या कर रही है? अनंत पर इस वक्र को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। मतलब टच कर रही है, मतलब संपर्क हो रही है। और ये रेखा है वो मूल बिंदु से क्या है? कोई निश्चित दूरी पर है, मान लेते हैं A पर है। तो ये रेखा क्या कहलाती है? अनंत स्पर्श कहलाती है। क्या कहलाती है? अनंत स्पर्श कहलाती है। अनंत स्पर्शी कहलाती है। क्या ये रेखा क्या कहलाती है? अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो देखो एक क्या चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। एक ऐसी सरल लाइन होती है जो वक्र को अनंत पर संपर्क करे और मूल बिंदु से परिमित दूरी पर हो। परिमित का मतलब यहाँ पर है निश्चित दूरी। परिमित का मतलब होता है निश्चित। निश्चित का मतलब होता है नियत। और नियत का मतलब आप जानते हो कांस्टेंट, फिक्स। हाँ, पर हो तो इस सरल लाइन को अनंत स्पर्शी कहते हैं। इस परिभाषा में आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो, आपको ये वक्र नज़र आ रहा है और इस वक्र पर देखो एक लाइन है। ये लाइन सीधी लाइन है जो क्या कर रही है? इस वक्र को अनंत पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। और ये जो लाइन है वो मूल बिंदु से क्या है? x दूरी पर है। मतलब ये दूरी क्या है? फिक्स है, मतलब निश्चित है। निश्चित है, परिवर्तन नहीं होती है, मतलब नियत है। तो इस सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? अनंत स्पर्शी बोलते हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर शब्द आता है तिर्यक अनंत स्पर्शी। दूसरा शब्द क्या आता है? तिर्यक अनंत स्पर्शी आता है। देखो ये क्या होता है? यदि अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं हो। अक्षों के समांतर मतलब ये आपको नजर आ रही है, ये तो x है और ये y है। देखो ये जो लाइन है वो y अक्ष के क्या समांतर है। इसी प्रकार से ये जो लाइन है ये x अक्ष के समांतर है। अगर ये लाइन मैं इस प्रकार से खींच दूँ, ये लाइन क्या है? अक्षों के समांतर नहीं है। और ये लाइन भी क्या नहीं है? अक्षों के समांतर नहीं है। और ये लाइन भी क्या नहीं है? अक्षों के समांतर नहीं है। और ये लाइन भी क्या नहीं है? अक्षों के समांतर। अक्षों के समांतर जो लाइन होगी वो या तो इस प्रकार से होगी, या इस प्रकार से होगी, या इस प्रकार से होगी, या इस प्रकार से होगी। और नहीं होने वाले मतलब इस प्रकार से आपको लाइन दिखाई दे तो ये जो लाइन है वो क्या नहीं है? अक्ष, इन दोनों अक्षों के मतलब x और y के समांतर नहीं है। तो ये क्या है? तिर्यक अनंत स्पर्शी। तो यदि अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं हो तो तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। देखो ये डायग्राम बनाओ। अब इसमें क्या होते हैं? अनंत स्पर्शी के ज्ञात करने के कुछ सूत्र होते हैं। 3 ही सूत्र है इस चैप्टर में, ये आपको याद रखनी। 3 ही सूत्र है। देखो क्वेश्चन में ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर आपको सूत्र आपको ध्यान से दें, सूत्र ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखो यदि क्वेश्चन में यदि m का मान क्या आ जाए? समान आ जाए। m का मान क्या आ जाए? समान आ जाए। तो यहाँ पर c बराबर, c का मतलब अनंत स्पर्शी। यहाँ पर ये सूत्र आपको लगेगा। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ देखेंगे हम। यहाँ पर ये जो फाई है, फाई 2 का मतलब क्या है? 3 का मतलब देखो यहाँ पर जो 2 लगा हुआ है इसका मतलब होता है x व y की घात 2 है। y की जो घात है वो कितनी है? 2 है। अगर यहाँ पर पाई यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मतलब x और y की घात कितनी है? 3 है। अगर यहाँ पर फाई 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब x और y की मिला के घात कितनी है? 2 है। तो देखो यहाँ पर फाई 2 का मतलब लिखा हुआ है और फाई 3 डैश का मतलब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपको अब देखो सेकंड सूत्र क्या कहता है? सेकंड सूत्र ये कहता है यदि m का मान 2 समान हो और एक मान अलग हो, मतलब m के मान क्या हो? 2 तो समान हो और एक अलग हो, तब आपको ये सूत्र काम करेगा। यहाँ पर
यहाँ पर ये सूत्र लगेगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है अधिकतम घात है। अधिकतम घात किसकी है, यहाँ पर अधिकतम घात है वो किसकी है, x और y की। किसकी है, x और y की मिला के जो अधिकतम घात होगी उसको क्या लिख देंगे, जैसे x और y की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या लिख देंगे। अगर x और y की घात 4 आ रही है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि m के मान तीनों समान नहीं हो, ऐसे लिखो यहाँ पर। यदि m के मान तीनों समान नहीं हो, तीनों समान हो, सॉरी सही लिखा हुआ है। ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाला फर्स्ट देखना। यहां पर लिखना अलग अलग। यदि m के मान तीनों अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो ये सूत्र यहां पर काम करेगा। यहां पर समान हो, अगर m के मान क्या हो, तीनों समान हो, तो यहां पर ये सूत्र आपके काम करेगा। ये सारी की सारी चीज़ देखेंगे। यहाँ पर ट्रिपल डैश क्या है, डबल डैश यहाँ पर क्या है, सिंगल डैश यहाँ पर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने किसकी बात करी, केवल सूत्र की बात करी। अब हम सूत्र क्या करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी आपको ज्ञात करनी है। निम्न वक्र की आपको क्या करनी है, अनंत स्पर्शी आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, एक्स और वाई देखनी है। एक्स व वाई की क्या देखनी है, घात देखनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल क्या x है, तो x की घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर इस टर्म में देखो सर, इस टर्म में आप देखो, इस टर्म में आप देखो सर, इसमें x की घात तो 2 है और y की घात 1 है, जो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पर आप देखो, इस टर्म में आप देखो सर, x की घात तो कितनी है, 1 है, और y की घात कितनी है, 2 है, कितनी आ रही है सर, 3 आ रही है। इसमें आप देखो सर, इसमें आ रही है x की घात तो 0 है, लेकिन y की घात 3 है, तो टोटल घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसमें आप देखो सर, x की घात 1 और y की घात 1, सर कितनी आ रही है, 2 घात आ रही है। सर यहाँ पर केवल y स्क्वायर है, तो 2 घात यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, तो ये समीकरण मैंने ऐसे लिखी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, x व y के अधिकतम घात का गुणांक अचर होता है। x और y के अधिकतम जो घात होता है उसका जो गुणांक हमेशा क्या होता है, अचर होता है। ये आपको ध्यान, अगर गुणांक अचर है तो x और y के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। अगर गुणांक क्या हो रहा है, अचर आ रहा है, गुणांक क्या आ रहा है, अचर आ रहा है, तो x और y के जो समांतर अनंत स्पर्शी है वो क्या नहीं होगी, अचर नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ आप वो लिख लेना, अनंत स्पर्शी। विद्यमान नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन का मेथड एक ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना। एक ही मेथड रहेगा, एक क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, बाकी के क्वेश्चन बहुत आसान। अब देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपको वो घातें लेनी है जो एक्स वाई की कितनी हो घात हो, 3 घात हो। तो देखो इसमें कितनी आ रही है, 3 घात आ रही है। इसमें कितनी आ रही है सर, 3 घात आ रही है। सर इसमें भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सर इसमें भी 3 आ रही है। तो ये किसके बराबर लिख दो, फाई m के बराबर लिख दो। किसके बराबर लिख दो, फाई m के बराबर लिख दो। और यहाँ पर घात कितनी है, इनके ऊपर 3 घात है, तो फाई 3m लिख दो। देखो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसको 3 घातों किसके बराबर लिखा है, फाई m के बराबर लिखा है। और इसके सभी के ऊपर कितनी घातें, इस टर्म में 3 घात है, इस टर्म में 3 घात है, इस टर्म में 3 घात है, मतलब इस टर्म में 3 घात है। मतलब यहाँ पर अधिकतम जो घात क्या आ रही है वो अचर आ रही है। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो फाई के नीचे क्या लिखना है, 3 लिखना है। और ये जो फाई है वो किस पर निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर कर रहा है। अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, देखो अब हम देखो यहाँ पर तृतीय घात के पदों में x बराबर आपको तो क्या रखना है, 1 रखना है, और तथा y बराबर आपको क्या रखना है, m रखना है। ये जो आपको मेथड है वो हर क्वेश्चन में करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, हर क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले आपको अधिकतम घात लेनी है और अधिकतम घात वाले टर्म को अलग करके उसको फाई 3m के बराबर लिख देनी है। किसके बराबर लिख देनी है, m के बराबर लिख देनी है। फिर आपको x बराबर क्या लिखना है, 1 लिखना है, और y बराबर क्या लिखना है, m लिखना है। यही आपको लगातार करना है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, x बराबर 1 लिखा है और y बराबर मैंने क्या रखा है, देखो x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर।
तो आपके पास ये समीकरण आ गई। अब मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूँ, यहाँ पर m के मान ज्ञात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्या ज्ञात करना चाहता हूँ, m के मान ज्ञात करना चाहते हैं। m के मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाई 3m को किसके बराबर लिखना पड़ेगा, 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। सर 0 के बराबर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए सर, m के मान चाहिए। क्या चाहिए, m के मान चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, फाई 3m को 0 के बराबर लिखो। तो इस टर्म को आपको क्या लिखना है, 0 के बराबर लिखना है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी, समीकरण नंबर 1 तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी। अब देखो ये समीकरण मैंने क्या लिखी, 0 के बराबर लिख दी, बराबर 0। तो यहाँ पर यही समीकरण लिखी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपको ये समीकरण में क्वेश्चन में बन कर रही है, इस समीकरण जो मैंने बन करी इसमें से मैं क्या ले लूँ, माइनस बाहर कॉमन ले लूँ। माइनस बाहर में क्या ले रहा हूँ, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो माइनस यहाँ पर बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, यहाँ पर माइनस का है तो ये किसकी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। ये माइनस की है तो ये किसकी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, बराबर 0। अब ये जो माइनस है मैं कहाँ भेज दूँ, 0 की तरफ भेज दूँ। किधर भेज दूँ, 0 की तरफ भेज दूँ। तो आपके पास जो समीकरण आएगी वो ये आएगी, ये आपके पास समीकरण आएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म से आपको क्या कॉमन चीज़ नज़र आ रही है। सर इन दोनों टर्म से कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, सर ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म, ये दोनों टर्म से आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सर m स्क्वायर कॉमन चीज़ नज़र आ रही है। अंदर बच रहा है सर 2m + 1 बच रहा है। यहाँ तक आपको, अब देखो माइनस माइनस, इन दोनों टर्म से आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सर इन दोनों टर्म से कॉमन नज़र आ रही है -1। क्या नज़र आ रही है सर, -1 हमें नज़र कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 2m और +1 बच रहा है। अब देखो ये दोनों टर्म आप देखो, इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, सर इन दोनों टर्म में कॉमन नज़र आ रहा है 2m + 1 कॉमन नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखो m² तो m² और यहाँ पर -1 तो -1। देखो ये समीकरण बन रही है। यहाँ पर आपको देखो किसी प्रकार की दिक्कत है, इन दोनों टर्म से मैंने क्या कॉमन लिया है, 2m + 1, 2m प्लस मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये मैंने कॉमन का पार्ट लिया, बच्चा बाजी को पार्ट ये। अब आपको क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर रखना है। पहले मैं इस टर्म को क्या कर रहा हूँ, 0 के बराबर रख रहा हूँ। तो ये मैंने 0 के बराबर रखा। तो यहाँ पर m के मान कितने आ गए, 2 आ गए। यहाँ पर जो m का मान आया, एक तो आया +1 और एक क्या आया, -1। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी। फिर आप लिखो 2m + 1 बराबर 0। यहाँ पर m का मान क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। मतलब आपके पास क्या आ गए, 3m के मान आ गए। पहला तो आया 1, दूसरा आया -1 और तीसरा आया -1/2। तीनों मान आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तीनों मान आपको क्या आ रहे हैं, अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अगर तीनों मान अलग अलग आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर आपको कौन सा फार्मूला लगेगा, ये आप सभी जानते हो। यहाँ पर c बराबर लगेगा -5m/3m। देखो c बराबर क्या लगेगा, -5/2m/3m लगेगा। ये सूत्र लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास m के मान तीनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तीनों अलग अलग आ रहे हैं तो c बराबर आपको दिमाग में आना चाहिए -5/2m/3m। ये आपके सूत्र। अब हमें क्या चाहिए, 5/2m चाहिए। क्या चाहिए, 5/2m चाहिए। तो 5/2 का मतलब होता है, यहाँ पर 2 का मतलब होता है x व y की घात की घात की टर्म की घात, x y की 2 घात की आपको टर्म लेनी। देखो क्वेश्चन में आप जाओ, क्वेश्चन में देखो आप, इस आपको जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में वो टर्म आपको लेनी है जिसमें एक्स वाई की घात कितनी हो, 2 एक्स वाई। देखो एक तो टर्म आपको ये नज़र आ रही है, इसमें कितनी घात है सर, एक तो x की है और एक y की। कितनी हो गई सर, 2 घात हुई, 2 घात है। एक ये टर्म है, इसमें कितनी हो गई सर, 2 घात है। तो ये दोनों टर्म आप किसके बराबर लिख लो, 5/2m के बराबर लिख लो। मतलब x y - y²। फिर आपको क्या करना, वही काम करना, x के स्थान पर 1 रखना है और y के स्थान पर आपको क्या रखना है, m रखना है। तो देखो वही काम आपको करना लगातार। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है और यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर m आपको रखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, 5-3m चाहिए। क्या चाहिए, 5। यहाँ पर डैश का मतलब क्या, अवकलन है। डैश का मतलब यहाँ पर क्या, अवकलन है। किसके सापेक्ष है, m के सापेक्ष है। तो आप समीकरण नंबर क्या जाओ, 1 पर जाओ। ये आपको समीकरण नंबर जो 1 नज़र आ रही है,
ये समीकरण आपको 1 नज़र आ रहे, इसका क्या कर दो, m के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो। m के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो यहाँ पर 5-3m आ जाएगा। क्या आ जाए, इसका मान देखो क्या आ जाए, 1 का 0 होता है, +2 का 2 और -2m -6m²। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ये लीजिए, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, समीकरण ए का m के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। तो अवकलन किया, अब देखो यहाँ पर देखो मान रखो, 5-2m का मान रखो और 5-3m का मान रखो। तो ये तो 5-2m का मान है और ये नीचे वाला किसका है, 5-3m का मान। अब देखो ये जो माइनस नज़र आ रहा है, इस माइनस को मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर अंदर गुणा कर दूँ। तो ये टर्म तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और ये टर्म किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ m² - m। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें आपको क्या नहीं आनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ से, और नीचे वाली टर्म से आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सर 2 कॉमन नज़र आ रही है। नीचे वाले टर्म से सर मुझे 2 कॉमन नज़र आ रही है, तो सर यहाँ पर 1 और यहाँ पर m और यहाँ पर 3m² बच जाएगा। तो समीकरण नंबर ए आ गई आपके पास, समीकरण नंबर क्या आ गई, ए आ गई। अब आपके पास क्या है, सी का मान आपको निकालना है। पहले तो आपको m बराबर 1 पर निकालना है, फिर आपको m बराबर -1 पर निकालना है, और फिर आपको m बराबर क्या निकालना है, -1/2 पर निकालना है। अगर आपको m बराबर 1 पर निकालोगे तो इसका नाम C1 दे दोगे। अगर आप n बराबर -1 पर निकालोगे तो इसको नाम C2 दे देना। अगर आप n बराबर -1/2 पर निकाल रहोगे तो इसको क्या नाम दे देना, C3 नाम दे देना। क्या नाम दे देना, C3 नाम दे देना। अब आपके देखो, ये आपके समीकरण 1 में क्या रख दो, m1 का मान रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C1 का मान आ जाएगा। मान रखना है, केवल कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है। समीकरण ए में आपको क्या रखना है, m बराबर 1 रखना है, तो आपके पास C1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण ए में आपको n का मान कितना रखना है, -1 रखना है, तो यहाँ पर आपके पास C2 का मान कितना आ जाएगा, C2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। इसी प्रकार से आपको समीकरण नंबर ए में आपको क्या रखना है, m बराबर -1/2 रखना है, तो आपके पास समीकरण C3 का मान कितना आ जाएगा, C3 का मान आपके पास 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपको क्या रखना है, देखो तीनों के लिए आपको समीकरण लिखनी है। y बराबर आपको xm C1 और y बराबर xm C2 और y बराबर xm C3, तीनों के लिए आपको लिखनी है। तीनों के लिए आपको क्या लिखनी है, लिखनी C1 के भी लिखनी है, C2 के भी लिखनी है और C3 भी के लिए लिखनी है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, सेम क्वेश्चन रहने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है। यहाँ पर देखो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो n बराबर 1 पर हमारे पास C का मान क्या आया था, m बराबर 1 रखा था, तो C1 का मान कितना आया था, 0 आया था। सर कितना आया था, 0 आया था। m बराबर मैंने -1 रखा, तो हमारे पास C2 का मान कितना आया था, -1 आया था। इसी प्रकार से m बराबर -1/2 रखा, तो हमारे पास C3 का मान कितना आया था, C3 है यहाँ पर, C3 का हमारे पास मान आया था 1/2। तो इस समीकरण में आप रख दो, इस समीकरण में आप रखोगे तो यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास ये प्राप्त होती है, और एक हमारे पास ये प्राप्त होती है, और एक हमारे पास ये प्राप्त होती है। ये तीनों क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिखाई दे रहा है, y की पावर 3 -x² y -2xy² प्लस 2x की पावर 3 -7xy प्लस 3y² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर आपको 0 दे रखा है। इसका देखो आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये समीकरण लिखनी है, फिर आपको ध्यान से देखना। अब इसमें x और y की अधिकतम घात देखनी है। x और y की अधिकतम घात कितनी मिल रही है आपको, 3 मिल रही है। देखो कौन कौन सी टर्म में मिल रही है, एक तो इस टर्म में मिल रही है सर, एक सर इसमें मिल रही है। देखो इसमें कितनी मिल रही है, x की तो 0 है लेकिन y की कितनी है, 3 है। इसमें आप देखो सर, इसमें 2 प्लस 1 है, कितनी आ रही है सर, 3 आ रही है। इसी में आप देखो सर, इसी में हमें मिल रही है 1 + 2 बराबर 3 मिल रही है। सर इसी में हमें कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। सर इसी में 2 मिल रही है, तो यहाँ तक कितनी है, अधिकतम जो पावर वाली कितनी है, 3 है। तो इसको किसके बराबर आपको लिखना है, 5 3m के बराबर लिखना है।
एम के बराबर लिखना है। तो देखो वही काम सबसे पहले मैंने ये किसके लिख दिया, एम के पाई 3 एम के बराबर लिख दिया, अधिकतम घात वाली। अब देखो तृतीय घात में पदों में x बराबर 1 और y बराबर आपको m रखना है, काम वही करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो आपके पास क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। समीकरण नंबर 1 तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, एम के मान निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, एम के मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाई 3 का मान क्या, फाई 3 एम का मान क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। अगर आप m का मान निकालना चाहते हो तो फाई 3 एम का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो 0 रखो, समीकरण नंबर 1 में 0 रख दो। 0 रख दोगे, देखो यहाँ पर आपको, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो आपको ये दो टर्म आपको नज़र आ रही, इन दोनों टर्म से आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सर इस दोनों टर्म से मुझे कॉमन नज़र आ रही है एम स्क्वायर, तो अंदर बच रहा है m माइनस 2 बच रहा है। देखो ये चीज़ है। फिर देखो इन दोनों टर्म से सर मुझे क्या कॉमन नज़र ले लूँ मैं, सर जस्ट -1 कॉमन ले लूँ। क्या ले लूँ, -1 कॉमन ले लूँ, तो m माइनस यहाँ पर 2 बन जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पर दो टर्म आपको दिखाई दे रही है, दो टर्म आपको दिखाई दे रही है। दोनों टर्म से सर मुझे क्या कॉमन नज़र आ रहा है, m माइनस 2 कॉमन नज़र आ रहा है। और देखो यहाँ पर इसमें तो क्या बच रहा है, m स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पर -1 बच रहा है, देखो बराबर 0। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिख देना, बराबर 0 लिख देना। अब देखो इन दोनों को क्या लिख लो, 0 के बराबर लिख लो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, m के मान आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, m के मान आ जाएंगे। तो आपके पास ये m का मान है, m के मान क्या मिल रहे हैं आपको, अलग अलग मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, अलग अलग। तीनों मान क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। अलग अलग आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप c का सूत्र लगा दो। कौन सा लगाओगे, ये आप लगाओगे। तो आपके पास c का सूत्र लगाया, तो इसमें आपको क्या चाहिए, एक तो फाई 2 m चाहिए और एक क्या चाहिए, फाई 3 डेस m चाहिए। तो दोनों के मान निकालो। यहाँ पर फाई 2 का मतलब होता है x y की दो घात वाली टर्म, दो घात वाली आपको टर्म लिखनी है, घात वाली आपको क्या लिखनी है, टर्म लिखनी है। तो देखो क्वेश्चन में आप जाओ, क्वेश्चन में जाओ, ये रहा क्वेश्चन। अब देखो इसमें आप देखो सर एक तो घात x की है और एक घात किसकी है, y की। कितनी हो रही है सर, 2 हो रही है। एक तो ये हो गई। इसमें y की घात कितनी है, 2 हो रही है। इसमें x की घात कितनी हो रही है, x की घात 2 हो रही है, तो ये भी हो रही है। यहाँ तक हो रही है, यहाँ से लेके एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, एक ये टर्म, ये दोनों तीनों टर्म आप उतार लो इसके बराबर। देखो मैंने ये तीनों टर्म, सॉरी 3 टर्म है, ये तीनों टर्म मैंने यहाँ पर उतार ली। अब वही काम करना है, x के स्थान पर आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है, और y के स्थान पर आपको क्या रखना है, m रखना है। तो समीकरण नंबर आपके पास 2 आ जाएगी। समीकरण नंबर आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखो समीकरण नंबर 1 की आप देखो, ये आप समीकरण नंबर 1 है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फाई 3 डेस m निकाल सकते हैं। तो करो m के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर m के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, और इसका 1 और इसका 0। बोलो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 3 तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर ए में आप रख दो। तो देखो ये मैंने रख दिया। ये तो किसका मान है सर, फाई 2m का मान है, और सर ये किसका मान है, फाई 3 डेस m का मान है, और बाहर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। तो ये माइनस को क्या कर दो, अंदर गुणा करो। माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस की, और ये टर्म माइनस की, और ये टर्म माइनस की। देखो ये प्लस की, ये माइनस की, ये माइनस की। समीकरण नंबर क्या आ गई, बी आ गई। समीकरण नंबर बी में तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास m के मान आए थे, क्या आए थे, m के मान आए थे। तीनों मान आपके पास अलग आए। पहले रखो m बराबर 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, c बराबर मान आ जाएगा। m बराबर 1 रखने पर आपके पास c1 का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसी प्रकार से m बराबर क्या रख दो, -1 रख दो, तो आपके पास c2 का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या रख दो, m बराबर 2 रखने पर तो c3 का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वापस आपको वही काम करना है जो पिछली वाली क्लास में पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया, वही आपको यहाँ पर काम करना। देखो वही समीकरण, देखो y बराबर mx प्लस c1, y बराबर mx प्लस c2, y बराबर mx प्लस c3। इनमें सीनियों में देखो m बराबर 1 पर c1 कितना आया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर c1 यहाँ पर कितना आया था, c1 -1 आया था। इसी प्रकार से m बराबर -1 पर c2 कितना आया था, -2 आया था। इसी प्रकार से m बराबर 2 पर c3 कितना आया था, 0 था। ये समीकरण में आप मान पुट कर दो। जो प्लस की टर्म है उसको आप क्या कर दो, देखो जो माइनस की टर्म है उसको आप प्लस में कर दो,
नहीं, जैसा है वैसा लिख देना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार से रख सकते हो, इन समीकरण को आप इस प्रकार से भी रख सकते हो, इस प्रकार से भी सही है, और ये नीचे वाली भी सही है। जैसी आपकी मर्जी है उस प्रकार से आप रख लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।